एजेंडा आज तक के इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है सर। और आजकल वैसे भी बीजेपी के बहुत तेज तर्रार नेता देश भर में धूम मचाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की हो रही है, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे भाषणों की बात हो, या फिर टीवी चैनल पर भी दिखने वाले बड़े नेताओं मुख्यमंत्रियों में से आपका नाम सबसे आगे आ रहा है। और अब 3 राज्यों में शानदार चुनावी जीत आप लोगों ने हासिल की है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर ऐसा लग रहा है हिमंता बिश्व शर्मा आगे बढ़ रहे हैं। क्या है एजेंडा इसके पीछे का आपका? अभी तो हम कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सेमीफाइनल जीत लिया, फाइनल जीतना है, वही सोच रहा हूँ, और आगे और पीछे अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। कल आप दोनों ही राज्यों में पहुंचे हुए थे, वहां पर मुख्यमंत्रियों का जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, चेहरे की जो खुशी थी वो बता रही थी कि 2024 अब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, चुनाव को कभी भी बहुत इजी नहीं लेना चाहते हैं, और जो वो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो एक पॉलिटिकल एनालाइजर बोलिए, या तो एक पॉलिटिक्स में बहुत दिन रहने का बाद जो भी मेरा थोड़ा अभिज्ञता है, 350 का लक्ष्य लेके आगे बढ़ना है, और मोदी जी को देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है विथ 350+ सीट्स। मतलब अभी 3 राज्यों की हैट्रिक लगी है और अब मोदी जी के लिए हैट्रिक लगाने की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है। हैट्रिक होना तो कोई उसमें कभी भी कुछ डाउट नहीं था, लेकिन यही है कि मोदी जी जब तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री बने अमृत काल में 350 से ऊपर सीट लेके प्रधानमंत्री बने, यही हम सबका मिशन है। अभी 350 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य आप लोगों ने 2024 के लिए रखा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि 2018 का बीजेपी को रिजल्ट याद करना चाहिए। जब इन तीनों ही राज्यों में, जहां पर आज 2023 में बीजेपी जीती है, उस समय कांग्रेस जीती थी। यह अलग बात है कि 2019 में बीजेपी की सरकार बन गई, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तो उनका यह कहना है अभी उनके पास वक्त है। ऐसा नहीं है कि अगर 3 राज्यों में चुनावी हार हुई है या 5 राज्यों में हार हुई है तो उनका मनोबल डाउन हो गया है। उन्होंने कहा है 24 में बड़ी और कड़ी टक्कर देने वाले हैं बीजेपी को। कौन? कांग्रेस ने बोला है जी। आप भी क्या बात बोलते हैं? क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा है इस पर? मैं तो पहला बार सुना कि कांग्रेस अभी भी बोलने का ताकत रखते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस अभी भी बोलने की ताकत नहीं रखती है? मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो यही बात है कि पहले ही कांग्रेस का जो था ये 3 चुनाव रिजल्ट का बाद वो तो क्रीज से बाहर है, वो तो अभी क्रीज में भी है ही नहीं हो। आपको नहीं लगता है कि कहीं पर भी मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है? मैं मुझको तो दिखाई नहीं देते। आपको देखते हैं? अभी मुझको तो दिखाई नहीं देते हैं कांग्रेस को। देश भर की 200 अभी कांग्रेस का एक लड़ाई चल रहा है कि 2014-2019 कम सीट मिलने में वो अपना ही एक फाइट चल रहा है भाई। उनका जो अभी मेन जो मिशन है कि 19 से उनको ज्यादा मिले 2 सीट, कि 19 से कम ना हो जाए, वो तो अपना क्रीज बसाने का चक्कर में है अभी। ये कांग्रेस के अंदर की बात आपको कैसे पता है? देखिए, मैं 22 साल कांग्रेस में रहा, तो कांग्रेस का अंदर का बात जानना ये तो एक मेरा आर्ट है। उधर CWC होते रहेगा और मैं आपको, मेरा पास आइए, मैं रिजोल्यूशन आपको बताते रहूंगा। लेकिन देश भर में 200 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपस का मुकाबला होता है। वो नहीं, 200 ऐसा सीट है जो 200 सीट में कांग्रेस को बीजेपी का हाथ में सीधा हारना है, ऐसा ही सीट है, कोई मुकाबला वाला सीट नहीं है। दूसरा सीट में बीजेपी का हाथ में आरजेडी हारेगा, दूसरा सीट में बीजेपी का हाथ में समाजवादी हारेगा, लेकिन 200 ऐसा सीट है जो सीट में बीजेपी का हाथ से कांग्रेस को हारना है। तो अभी से आपने अनाउंस कर दिया ये? कहाँ है कोई? जिस दल का लीडर अपना स्टेट छोड़ के पूरा नॉर्थ से साउथ तक यू टर्न लेते हैं, वो पार्टी का मोरल क्या है, उस पार्टी में मनोबल क्या होता है, आप बताइए। तो वो कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कम हैं। बीजेपी इस गुमान में नहीं रहे कि वोट प्रतिशत हमारा गिर गया है। हम तो सीट को देखना है, प्रतिशत तो आप लोगों को देखना है, वो तो स्टूडियो का खाना होता है।
चुनाव का दिन जो स्टूडियो में आप लोग को डिस्कस करना है ना, उसमें आप लोग प्रतिशत का काउंटिंग करते हैं। हमारा तो ये काउंटिंग करना है, तुम जीता कि हारा, जीत गया तो हमारा काम हो गया। प्रतिशत वाला बिजनेस हमारा नहीं है, वो तो आप लोगों के लिए हम लोग छोड़ देता हूँ रात में स्टूडियो में डिस्कस करने के लिए। ये जो इतना आत्मविश्वास मुख्यमंत्री जी आप दिखा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? मतलब 3 राज्यों की जीत ने आप लोगों को बिल्कुल ऊर्जा से लबरेज कर दिया वो है। बात नहीं है सित्रा जी, लोकसभा कभी डिबेटेबल था ही नहीं। मैं भी मानता हूं कि स्टेट का जब चुनाव होता है, जहां नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ता है, स्टेट में आज भी चैलेंजेस है स्टेट का चुनाव में, लेकिन लोकसभा का चुनाव में ना 3 स्टेट का पहले कोई चैलेंज था या अभी भी चैलेंज है। जब मोदी जी का सामने कौन है, पहले आपको तो वो नाम लेना पड़ेगा। आज भी अगर आप बोलते हैं कि फलाना स्टेट में स्टेट इलेक्शन है, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूंगा बिकॉज आई एम इन पॉलिटिक्स। लेकिन जब नेशनल चुनाव आते हैं, पार्लियामेंट चुनाव आते हैं, मोदी जी को टक्कर देने वाला, मोदी जी का सामने कौन है, वो व्यक्ति का तो नाम आप बताइए, फिर आप कंपेयर कीजिए। बार बार ये सवाल जब इंडिया गठबंधन के साथियों से पूछा जाता है, कल यहीं पर अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि पहले तो हमारा एजेंडा इनको हराना है, प्राइम मिनिस्टर तो बाद में डिसाइड हो जाएगा हमारा। वही बात है, आपको बैट्समैन का आपको विकेट लेना है, लेकिन बॉलर का नाम आपका मालूम नहीं है कि बॉल कौन करेगा। आप बोलते हैं मेरा एजेंडा तेंदुलकर को आउट करना है, लेकिन बॉलिंग कौन करेगा? भाई बॉलर का तो नाम बताओ। वो नाम नहीं है, वो नाम चुनाव का बाद तैयार होगा। अगर कोई लोग बोलते हैं मैच का बाद में फिक्स करूंगा बॉलिंग कौन करेगा बैट्समैन को, तो ऐसे थोड़े होते हैं। वो बताते हैं हमारे पास बहुत सारे नेता हैं। प्रॉब्लम वही है, लेकिन बॉल तो एक ही को करना है ना। आपका पास नेता तो बहुत है, मैं तो टीवी में हर दिन देखता हूं, एक ना एक नेता आते ही रहता है। बीजेपी का पास एक नेता है, आपका पास 100 नेता है, वो तो मैं मानता हूं, उसमें तो कोई पर दुर्योधन भी वही बोलता था ना कि हम लोग 100 भाई है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका पास नंबर है, मैं मानता हूं नेता का नंबर आपका पास बहुत है। दुर्योधन आप किसको बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपको यही बोलता हूं कि जब दुर्योधन को बोला, जब ये डिबेट हुआ कि आप सकेगा, भाई मैं 100 भाई हूं, मैं क्यों नहीं सकूंगा। तो अपोजिशन का ही है, हम लोग इतना लीडर हूं, अखिलेश यादव से लेकर लीडर का तो कोई कमी नहीं है, और सबसे बड़ा लीडर राहुल जी तो है ही, तो लीडर का तो कोई कमी नहीं है। लेकिन मोदी जी का सामने बॉलिंग कौन करेगा, वो व्यक्ति का नाम बताओ ना। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के यकीनन बड़े लीडर हैं, और उनको लेकर भी चुनावी मैदान में ये तेलंगाना में तो खैर उसको जीत मिली और शानदार जीत मिली। उत्तर दक्षिण का भी एक विवाद इसी के साथ पैदा हो विवाद गया है। होते हैं उत्तर दक्षिण का। दक्षिण में मोदी जी को बहुत ज्यादा सीटें मिलेगा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। ये डिबेट, एक खाना चाहिए था, खाना 1 महीना के लिए मिल गया, लोकसभा का बाद वो खाना भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी बड़े आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, जब भी उन पे सवाल पूछो, और अभी हाल ही में मैं देख रही थी सितंबर महीने में आपने कहा था कि कई बार मन होता है मैं मोदी जी से कहूं कि एक चंद्रयान में गांधी परिवार के लोगों को बिठाकर और कहीं और देश का बहुत समस्या समाधान हो जाएगा तुरंत। ऐसा अगर फैसिलिटी दे देते हैं तो देश का बहुत समस्या तुरंत ही समाधान हो जाएगा। कहाँ ले जाने की बात करते हैं? संड्रमा में मैं ऐसे, आपने मेरा भाषण का बात बोला, मैं भाषण का बात बोल रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि देश की बहुत सारी समस्याओं का बहुत सारा समस्या, कैसी समस्याएं? ये तुष्टीकरण का राजनीति बोले, हमारे जो समस्या देश का सामने है, सारा समस्या एक एक करके, कल तो गृह मंत्री जी ने सदन में बताया कैसे कश्मीर का समस्या उन्होंने शुरू किया, पीओके का समस्या, कश्मीर का समस्या, तुष्टीकरण का समस्या, सारे समस्या गांधी परिवार को थोड़ा VRS दे दीजिए, अपने आप समाधान हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर आप VRS देने की बात कर रहे हैं गांधी परिवार को। राहुल गांधी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर
आंसर किया गया है और उनका ये कहना है कि बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, नेहरू जी तो जेल में रहे और उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है। इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अरे नेहरू जी भी जेल में रहे, गांधी जी भी जेल में रहे। जेल का तो इश्यू नहीं है ना, जेल का बाद वाला इश्यू है। ये जो अभी धीराज साहू आप देख रहे हैं ना, उड़ीसा में सांसद, उनका पिताजी भी जेल में थे फ्रीडम मूवमेंट का समय। तो मसला फ्रीडम मूवमेंट में कौन जेल में था वो नहीं है। आप जेल में निकालने का बाद पटेल जी का जगह में आपको बैठने का मौका मिला प्रधानमंत्री, फिर आप देश के लिए क्या किया। डिबेट उधर से शुरू होता है। फ्रीडम मूवमेंट का समय में तो डिबेट नहीं है, डिबेट बाद में होता है। और ये एक राहुल जी का ये भी एक गलत बात है। जैसे वो बताते हैं नेहरू जेल में था, क्या वल्लभ भाई पटेल जेल में नहीं था? गोपीनाथ बरदलोई जेल में नहीं था? सुभाष बोस जेल में नहीं था? तो उनका खाली उनका नाना का याद है, हमारा सारे लोगों का याद हमारा है। डिफरेंस वही है ना। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी फिर से जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है। उनके ट्वीट देख लीजिए, सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए, कई मुद्दों पर आप लोगों पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया उनका काउंट देखिए, खाली सोशल मीडिया में काउंट करने वाला लोगों का एक आप रिसर्च टीम बैठा दीजिए, सबका एक ही आप फॉलोअर देखेगा, एक ही फॉलोइंग देखेगा। आपको लग रहा है कि फिक्स फॉलोअर्स है उनके? देखिए, आपका देश में ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस को जिंदा रखने चाहते हैं, वो करवा लेते हैं काउंट। तो मेरा मानना है राहुल जी, आप सोशल मीडिया में आप काउंट कीजिए, हम ईवीएम में काउंट करेगा। आपका काउंट सोशल मीडिया में होने दीजिए, हमारा काउंट ईवीएम में होने। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे वो तो सारे, आप चुनाव हारने का बात, वो तो तेलंगाना का सीएम को रिजाइन करवा ले, फिर हल्ला करे। एक ही साथ चुनाव हुआ, एक ही ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, तो कोई भी कांग्रेस का नेता ईवीएम पर क्वेश्चन लाने का पहले तेलंगाना का सीएम को बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि आप ऑन मॉरल ग्राउंड आप रिजाइन कर दीजिए। उन्होंने तो रिजाइन नहीं किया है, तो इशू ही नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों बोल रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए भाई, चुनाव हारने का बात तो आप इतना तो प्रीमियम देना पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ बोलना है। वो तो भाई, हम भी हारेगा तो हम भी कुछ बोलेगा, इसका कारण हार गया, उसका कारण हार गया। इतना तो आप पॉलिटिशियन को तो इतना तो सिंपैथी दिखाइए ना। अब इतनी सहानुभूति आप दिखा ही रहे हैं, तो बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से चुनाव क्यों हारी, जबकि दो राज्यों को लेकर कांग्रेस को इसलिए हारा है कि इसलिए एक बात है, कांग्रेस हमेशा डिस्कनेक्ट रहते हैं। कांग्रेस का कोई भारत का राजनीति को सोचने का या आगे बढ़ने का अभी कोई उनका समझने वाला व्यक्ति नहीं है। जहाँ जहाँ थोड़ा हमारा सरकार थोड़ा स्पेस आ जाता है, वो स्पेस कोई भी अपोजिशन को मिलते हैं। लेकिन लोग कांग्रेस को वोट देते हैं ऐसे नहीं देते हैं। कभी कभी हमारा ऊपर नाराज होते हैं तो हमारा खिलाफ वोट देते हैं। लेकिन मैं आज तक बात करके मेरा ये नहीं लगता है कि लोग कांग्रेस को कहीं भी पॉजिटिव वोट देते हैं। एक थोड़ा बहुत एक वर्ग होता है कांग्रेस को वोट देने वाला, बट खास करके वो नहीं रहा। अभी कहाँ कांग्रेस है? आप कांग्रेस पार्टी को इस तरह से खारिज कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव बार बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं, बाकी के भी इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं। अगर बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार खड़ा होता है देश भर में, तो फिर तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी ना। इंडिया अलायंस क्या चीज है? इंडिया से तो इंडिया खत्म हो गया, फिर अलायंस होने से क्या? इंडिया का लास्ट ए वर्ड ही तो अलायंस है। तो फिर इंडिया अलायंस बोलने से तो इंडिया का पीछे डबल ए लग जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बोलूंगा? नहीं, आप देखिए, आपका हाथ में इतना बड़ा यूपी अलायंस था, फिर आप इंडिया अलायंस क्यों बना? इसका ऊपर भी तो एक इंक्वायरी होना चाहिए ना। अभी गृह मंत्री जी ने बताया संसद में, आपका पास इतना बढ़िया नाम था, जो नाम का दम पर आपने देश को दो बार प्रधानमंत्री दिया, फिर आपने अलायंस का नाम क्यों आपने छोड़ दिया? मतलब आपको ड्रेस सेंस करके पब्लिक का पास आपको जाना है हर बार जी। लेकिन इंडिया तो अभी क्या 1947 का इंडिया है क्या? 1952 का इंडिया है क्या? वो तो नहीं है। लोग तो समझते हैं ये कोई अलायंस नहीं है, ऐसा ही है।
आपको लग रहा है कि अगर एक साथ आ भी जाएं तो भी बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे देखिए ये वो लोग? बात नहीं है। आपका पास इशू क्या है? आपका पास इशू है कि मोदी को हटाओ, लेकिन मोदी को क्यों हटाना चाहिए? देखिए, लोगों का सामने जब आप जाते हैं, आप बोले हैं भाई आप मोदी को हटाओ। अरे भाई, मैं तो मान लिया मोदी जी और आपको ठीक है, आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं वोट देने का पहले मुझको तो सोचना पड़ेगा ना, मैं मोदी जी को क्यों हटाऊं? वो वो बार बार मुद्दा। ओबीसी की बात करते हैं, वो जातिगत जनगणना की अरे बात भाई, करते हैं, खुद महंगाई रोजगार के मुद्दे पर आप लोगों को ये घेरते हैं। बताइए, खुद नरेंद्र मोदी देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद ही ओबीसी से आते हैं, तो राहुल गांधी का ओबीसी प्यार अभी क्यों हुआ? आप जो शासन में था तब आप ओबीसी के लिए क्यों नहीं सोचते हो? ओबीसी लोगों का तो मन में यही प्रश्न होता है ना कि तुम्हारा दादा प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारा नानी प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारा मां बिना प्रधानमंत्री देश को चलाया, तब तो ओबीसी का बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। अभी क्यों सोच रहे? तो उससे ज्यादा वोट निगेटिव हो जाता है। उनको लगता है ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी। नहीं, अन्याय कौन किया? अन्याय तो आप ही ने अन्याय किया। आपने मौका मिला, आप तो एक भी ओबीसी को पीएम नहीं बनाया। आपने क्यों जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया? क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने इंदिरा गांधी को क्यों पीएम बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने राजीव गांधी को क्यों पीएम बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने सोनिया गांधी को यूपीए का अध्यक्ष का क्यों बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? और जर्नलिस्ट को पूछते हैं भाई आपका बीच में कौन कौन ओबीसी है बताओ। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई कांग्रेसियों, आपने देश को जितना प्रधानमंत्री दिया, इसमें आप एक ओबीसी को क्यों प्रधानमंत्री नहीं दिया? अभी भी दम है कांग्रेस को कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट नहीं, हमारा फलाना ओबीसी लीडर पीएम का कैंडिडेट है, मेरा कुर्सी प्रोटेक्ट रहेगा और बाकी बीजेपी को मैं ज्ञान दूंगा। अरे बीजेपी ने जब भी मौका मिला, बीजेपी ने हमेशा सीएम से लेकर अभी भी ट्राइबल चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? छत्तीसगढ़ में। तो ये बीजेपी का भाई, हमारा देश में जाति तो दो तीन ही जाति है, महिलाओं का जाति है, एक महिला जाति है, युवा जाति है, सारे हैं। लेकिन आपने ओबीसी का बात उठाते हो, लेकिन आपने देश का एक भी प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं बनाया। अभी आप जाके राहुल गांधी बताओ कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा गलती था, हमने एक ओबीसी को बनाना चाहिए था। क्या आप ये बात उनका मुंह से निकाल सकते हो? लेकिन ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। कौन बन रहा है ज्यादा? नहीं, राहुल गांधी जितना स्मार्ट होना चाहिए उतना ही स्मार्ट बनना चाहिए। तुम्हारा आपका मां बिना ओबीसी देश चला सकते हैं, आपका नाना बिना ओबीसी देश चला सकते हैं, और अभी चुनाव का समय आपका ओबीसी का याद आ गया। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओबीसी का बेटा बेटी डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, उनका बीच में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है। कांग्रेस ने इतना पाप करके रखा है, आप जब तक ये खोलेगा आपका ऊपर ही पड़ेगा। कांग्रेस अगर देश को पास प्रधानमंत्री दिए है, 7 साल तक राज किए है, तो कौन सा ओबीसी को आपने प्रधानमंत्री बनाया? आप बोलिए, आप क्यों ये सब बोलते रहते हो? और जातिगत जनगणना, अरे करे ना, मुद्दे को हम भी असम में जातिगत जनगणना लगा दिया हूं। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया कि आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी 1200 से ज्यादा मदरसे बंद करवा रहे हैं। एक मंत्री अकबर थे, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको कह रहे हैं कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो लाते हैं ना, नहीं लाते हैं। एक अकबर को आपने मौका दिया तो दूसरा बाबर को आपने लाया, तो बाबर फिर हुमायूं औरंगजेब अकबर को लेके आया कि नहीं? वो तो लाते हैं। मैं तो कोई बिना हिस्ट्री से नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन असम में भी हम जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जाति है, उनका परसेंटेज कितना है, क्या फॉरवर्ड मुस्लिम ही सारे सुविधा लेके रखते हैं कि भाई
हमारे तो हिंदू का ओबीसी एसटी एससी हमें तो एक सिस्टम बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब का कारण। मुस्लिम समाज में तो ये नहीं बना है। तो सिर्फ मुस्लिम समाज का क्यों करवा रहे हैं? हिंदू का तो हो चुका है ना। आपने क्या वो आंकड़े जारी किए? हाँ, हमारा तो फिंगर टिप्स में ही आसाम में ये कम्युनिटी इतना है, ये कम्युनिटी इतना है। वो तो चुनाव लड़ने के लिए ना, लेकिन क्या इस तरह जैसा कि बिहार ने जारी किया, क्या वैसे असम की सरकार ने जारी किया आपके नेतृत्व में? अरे आप कितना है, मैं कितना है, जानने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जहां मैं नहीं जानता हूं उसमें जाके जानना जरूरी है ना। हमेशा आप देखिए, जब जाति का बात आते हैं आप हिंदू का तरफ अंगुलियां लगा देते हो, लेकिन सबसे जातिगत जनगणना का जो इंपॉर्टेंस है ये मुस्लिम समाज में है। इसलिए मुस्लिम समाज का जो पिछले वर्ग का लोग है उनको जातिगत जनगणना नहीं होने का कारण उनको कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। पसमानदा मुसलमानों की बात बस कर रहे हैं? हमारा असम में उसका नाम अलग अलग है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं अभी अगर देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एम्पावरमेंट का दृष्टि से, अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं तो मुस्लिम का बीच में एक जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन भरोसा कैसे देंगे आप उन लोगों के बीच में? मुस्लिम समाज को क्या ऐसा नहीं लगता है कि असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ दिमाग में एक अलग ही बीज लेकर चल रहे हैं? नहीं, मदरसे को बंद करो और अकबर को कहो कि ये तो कई सारे अकबर बाबर लेकर आएंगे और फिर पर्टिकुलर मुस्लिमों की ही जनगणना करवाओ। ये आपको लगता है जब मुस्लिम समाज का जनगणना होगा, मुस्लिम समाज का अंदर कौन कौन बैकवर्ड है आपको पता चलेगा, उनका एम्पावरमेंट होगा। आप एक ब्लॉक कर देते हैं, हिंदू का पूरा जातियों का लिस्ट दे देते हो और मुसलमान को मुसलमान बोलते हो, इसका साथ तो अन्याय होते हैं। अगर हिंदू का आपने 200 जाति का गिनती करवा देते हो तो मुसलमान समाज का बीच में तो भी वो गिनती होना चाहिए, तभी जाके एम्पावरमेंट होगा। जातिगत जनगणना क्यों चाहिए? एम्पावरमेंट के लिए ना। तो एम्पावरमेंट तो मुसलमान समाज में भी होना चाहिए। तो मुसलमानों की जनगणना आप करवा रहे हैं, हिंदुओं का आप कह रहे हैं कि उंगली पे रटा हुआ है। हाँ, मेरा तो असम का उंगली में है। कितना हमारा ओबीसी का कौन सा कम्युनिटी कितना है, कभी हम आपको 2 मिनट में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख लीजिए। लेकिन वो तो लोगों को नहीं पता है ना, जो लोगों को ही बता दूंगा। अरे वो लोगों को ही बता दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम ही 2 भाई है, 2 भाई का कितना घर में किसका कितना फैमिली है वही बताना है। देखिए आप ये हिंदू आपके भाई, फिर मुसलमान क्या हुए? नहीं, मुसलमान बड़ा भाई है, उनका एम्पावरमेंट के लिए ज्यादा कोशिश होना चाहिए। आप देखिए, हिंदू का जब जनगणना का बात बोलते हैं तो उनका साथ आप ऐसे दिखाते हो कि उससे आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करने वाला है। नहीं, अभी भारत में हिंदू जाग चुका है, हिंदू जानते हैं कि हम एक है, हमारा 2 भाई है, हम देख लूंगा हम कितना कहाँ है। वो वाला राहुल गांधी जो स्मार्ट दिखाता है ना कि मैं हिंदू को बात दूंगा, जनगणना का बात बोलते, मध्य प्रदेश में उल्टा पड़ गया, राजस्थान में उल्टे पड़ गया। इसलिए जब राहुल गांधी बोलते हैं ओबीसी का जनगणना होता है, लोग को फंडामेंटली सोचता है इसका पीछे कोई राज होगा, नहीं तो ये क्यों अचानक बोलना शुरू किया, कोई लेफ्टिस्ट ने इसको सिखवा दिया होगा, चलो अभी इसको चलाओ। आप 7 साल में जो बात नहीं कर रहा है, आप जब तुरंत बात करता है चुनाव सभा में, लोगों का मन में डाउट आ ही जाते हैं, क्या वो हिंदू को बांटने का कोशिश कर रहा है? लेकिन अभी देश में हिंदू बांटेगा नहीं, वो समय पार हो गया। एम्पावरमेंट चाहिए, एम्पावरमेंट होगा, हम तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा छोटा भाई को कुछ मिलेगा, उसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जनगणना कहाँ होना चाहिए? मुसलमान समाज में। इसलिए आप उनको एक यूनिट हिसाब से पकड़ा, इसका कारण मुसलमान समाज का जो एक बेस लेवल में लोग समुदाय है, जातियों है, उनको हमारा देश कभी भी न्याय नहीं दिया। तो मेरा कांग्रेस से निवेदन है, आप ओबीसी का जनगणना का बाद आप जरूर बोलिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुसलमान समाज का जनगणना का बाद बोलना शुरू कीजिए। जब आप मुस्लिमों की जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, उनको ताकत देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, दूसरी तरफ आप मदरसों को बंद, 1200 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिया। लेकिन आप अभी असम में जानते हो, हमने जब मदरसा बंद किया, सरकारी मदरसा, हमने बोला कि लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। अभी हर साल असम में 250
मुसलमान का बेटा बेटी मेडिकल पढ़ते हैं, इसलिए हर मुसलमान बहुल जनबसती इलाका में हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। 250 से 300 हमारा बेटा बेटी मुसलमान समाज से डॉक्टर पढ़ते। तो आपको मुल्ला सही है कि डॉक्टर सही है? तो मैं तो एम्पावरमेंट का बात बोल रहा हूं ना। तो इसीलिए ये मेरा गुजारिश है कांग्रेस को कि इसलिए आप अनाथ फनाथ, आप जब ओबीसी का जनगणना का बात बोलते हैं लोग आपसे डाउट करता है, किसलिए आप ऐसा समय में बोलने का कोशिश कर रहा है जब आपको सत्ता सही है। अब सत्ता के लिए ओबीसी का जनगणना का बात मत बोलो। 60 साल में आपने नहीं बोला, अभी मत बोलो, चुनाव की बात बोलो, तब आपको लोगों को लगेगा इसमें जेन्युइननेस है। ये लोकसभा चुनाव जाने दीजिए, फिर आप ओबीसी का जनगणना का बात शुरू कीजिए। लोगों को लगेगा ये हिंदू को बांटने का षड्यंत्र नहीं है, कांग्रेस का इसमें नियत ठीक है। मतलब आप उनको 2029 की तैयारी के लिए बोल रहे हैं? चलो ना, जो करे करे, हमारे 29 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वो चुनाव का ईयर मन याद रख में हम कुछ काम नहीं करता हूं। लेकिन मोदी जी 2-3 साल से बार बार बोल रहा है कि हमारे जो पसमंदिया मुसलमान हैं ये लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सबसे अगर आज देश को जरूरत है मुसलमान समाज का अंदर जातिगत जनगणना का जरूरत है। आप मुसलमान को एक ब्लॉक मानते हैं, इसका कारण देश का मुसलमान न्याय नहीं मिल रहा है। आप उनका जनगणना करो, उससे आपका फायदा होगा। तो बाकी भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आपने कहा है कि मुसलमानों की जनगणना करवाइए। देखिए, मैं तो कोई बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन असम में मैं मुसलमान समाज में जनगणना शुरू किया हूं, ये स्टेट का अधिकार है। और ओबीसी का भी जनगणना जो बिहार में हुआ, कैसे हुआ? जब बीजेपी सरकार में था तभी तो हुआ ना, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। तो ये राहुल गांधी का एक आदत है, जब बाजार में कुछ चलता है जब फट करके वो कैप्चर करने का कोशिश करता है। अरे आपने ये बात थोड़ा आप पूछिए ना, आप कभी राहुल जी को पूछिए कि आप इंदिरा जी का जगह में क्यों एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री नहीं किया? राजीव गांधी का जगह में आपने एक ओबीसी का देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया? ठीक है, जब इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा तो ये वो सवाल तो आपका पास आएगा नहीं, आपको बॉयकॉट कर देगा पूछने से, फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका पास आएगा नहीं। लेकिन जातिगत जनगणना मुसलमान समाज में होने से देश का एक शोषित वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा। ये मेरा अपना हमें मानना है। बायकॉट करते रहे, पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, जहां पर बायकॉट किया आएगा जाएगा हम सवाल वहां पर भी लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए, बिहार में तो जातिगत जनगणना का आप समर्थन कर देते हैं, बाकी राज्यों में फिर क्यों नहीं बीजेपी करवा लेती है जातिगत जनगणना? अभी आप श्रेय ले रहे हैं बिहार का। देखिए, जातिगत जनगणना करते रहे वो कोई इशू ही नहीं है, इसलिए हमको तो न्याय देना है माताओं का, युवाओं का, अनएम्प्लॉयड यूथ का, ये तो चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना अपना स्टेट अपने अपने निर्णय लेते रहेगा। लेकिन मेरा जो अभी असम में, जो मैं असम का सीएम का हिसाब से बोल रहा हूं, हमारा वहां कोई डिमांड ही नहीं है कि आप ये जनगणना कीजिए। हमारा वहां उल्टा डिमांड है मुसलमान समाज से कि हमारा बीच में जनगणना कीजिए। सीए एनआरसी को लेकर कहां तक बढ़ी है बीजेपी? ठीक ठाक चलते रहेगा, सब कुछ ठंडा में होते जाएगा। कब तक चलता रहेगा? स्मूथली हो जाएगा। अब गृह मंत्री जी को पूछिए तो बढ़िया से होते रहेगा, उनका विषय है, मैं उत्तर देना नहीं चाहता हूं। लेकिन सीए भी देश को चाहिए, देश को एनआरसी भी चाहिए, और मोदी जी इतना कर रहा है तो ये भी करेगा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ी है, खबर है कि जनवरी के महीने में वो लेकर विशेष सत्र बुलाने वाली है और इसको लेकर आगे बढ़ेगी। तो आपकी असम सरकार की क्या प्लानिंग है? यूसीसी का मामला में गुजरात और उत्तराखंड आगे बढ़ चुका है, तो हम दोनों का कानून देखने का बाद हम लोग निर्णय लेगा। लेकिन असम में पॉलीगेमी को बैन करते हुए हम फरवरी में कानून पास करूंगा। फरवरी में आप? फरवरी में असम का कानून तैयार हो चुका है। फरवरी महीना में असम असेंबली कानून पास कर लेगा कि असम में पॉलीगेमी बंद हो जाएगा। एक पुरुष को एक ही विवाह करना पड़ेगा, लीगल डिवोर्स जब तक नहीं होते। और ये आप फरवरी में पास करने जा रहे हैं? 4 फरवरी को हम लोग पास कर रहे हैं। पूरी इसकी प्लानिंग तैयार कर ली गई है? सब हो गया है, पब्लिक कंसल्टेशन हो गया, मुसलमान समाज से बहुत सपोर्ट मुझको मिला है। सपोर्ट मिल रहा है? बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है मुसलमान माता और बहनों से।
और इवन पुरुष से भी बोलता है नहीं इसको बंद करिए। तो अभी फरवरी महीना में हमने पॉलीगेमी को बंद करते हुए कानून पास करूंगा। दिस इज पार्ट ऑफ यूसीसी, बट पूरा यूसीसी जब गुजरात और उत्तराखंड में आ जाएगा उसका बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करूंगा, लेकिन ये वाला पार्ट हम लोग फरवरी में करने जा रहे हैं। समय हमें बता रहा है कि कार्यक्रम का समापन करना है। दो आखिरी सवाल आपसे। आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर संघर्ष है कि 14 और 19 से कम ज्यादा सीटें इस बार मिले। तो 14 में मिली थी 44, 19 में मिली थी 52। इस बार आपको क्या नजर आता है? 22 सालों का आपका कांग्रेस का मेरा अनुभव लगता है क्या राहुल गांधी का उम्र जितना है इतना ही सीट मिलेगा। आपका उम्र बढ़ते रहेगा, एक साल एक सीट ज्यादा मिलते रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कौन से 3 मुद्दों पर चुनावी मैदान में जाएगी जिसके बाद आपको लगता है कि 350 सीटें पार हो जाएंगी? मोदी जी का नेतृत्व, भारत विश्व गुरु बने, और उससे ज्यादा आपको क्या मुद्दा सही है? नरेंद्र मोदी के बारे में आप अपना अनुभव, क्या चीज सीखते हैं और किस तरह की चुनौतियां? सुनने में आता है कि मुख्यमंत्रियों के साथ एक महीने के अंतराल पे लगातार 10-10 घंटे की मीटिंग होती है। देखिए, मैं परसों दिन मोदी जी को मिला था। मुझको जितना उन्होंने बताया वो याद करके करने से मुझको फिर 2 साल लग जाएगा, उनका इतना अनुभव है। तो बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर है। तो इस बार जो बताया, मैं 3 महीना का बाद जब आऊंगा मुझको पूछेगा। और नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट जो बात मैंने सीखा, आप चुनाव का पहले मिलो बाद में मिलो, कभी पॉलिटिक्स का बात हमारा साथ नहीं करेगा। ही विल नेवर डिस्कस पॉलिटिक्स। एकदम इमीडिएटली ही विल स्टार्ट विद द स्टेट इश्यूज, स्टेट क्राफ्ट। कभी भी, अभी भी चुनाव का बाद में भी मुझको मिलने का मौका मिला, चुनाव का पहले भी। बट वो व्यक्ति अभी he is in that stage of life, he doesn't discuss politics, he only discuss India. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हेमंता विश्व शर्मा जी, आज तक एजेंडा के मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों के बेबाक जवाब देने के लिए। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 2024 में अब की बार 350 पार, इनके दावे में कितना दम है इस पर हमारी नजर आज तक की लगातार बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद सर।